नमस्कार, आप देख रहे के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में ओलंपिक खेलों के पदक विजेता रेसलर सुशील कुमार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, अभी मामले में जांच चल रही है, लिहाजा जमानत देना न्यायोचित नहीं है। टीवी जगत से एक और दुख भरी खबर। टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है। अरविंद त्रिवेदी काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने 82 की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को राहत नहीं मिली है। मुंबई की कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आर्यन समेत 2 और लोग 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में ही रहेंगे। कई दिनों की उमस भरी गर्मी के बाद कुछ देर पहले दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली। पूर्वी दिल्ली के सहित कई इलाकों में भारी बारिश हुई और पिछले सप्ताह हाईकोर्ट से शर्तों के साथ घर घर राशन योजना को हरी झंडी मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने 6 माह बाद दिल्ली में होने वाली निगम चुनाव से पहले इसे लागू करने के लिए जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। तो अब महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हुए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बता दें कि दिल्ली के रोहिणी कोर्ट से ओलंपिक खेलों के पदक विजेता रेसलर सुशील कुमार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि अभी मामले में जांच चल रही है, लिहाजा जमानत देना न्यायोचित नहीं है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद से अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कुमार को राहत देने से इनकार कर दिया गया है। तो गौरतलब है कि सुशील कुमार ने यह कहते हुए जमानत का अनुरोध किया था कि पुलिस ने उसके विरुद्ध गलत मामला बनाया और ऐसे छवि पेश की है जैसे कि वह दोषी हो। सुशील को 23 मई को गिरफ्तार किया गया था और वह 2 जून 2021 तक जेल में ही है। कथित तौर पर कुमार और अन्य लोगों ने मिलकर पूर्व जूनियर राष्ट्रीय पहलवान सागर धनखड़ और उसके दोस्तों पर मई में हमला किया था। यह हमला कथित तौर पर संपत्ति को लेकर किसी विवाद के चलते किया गया था। बाद में धनखड़ की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार किसी भोतरी चीज से उनके सिर पर वार किया गया था, जिससे उनका सिर फट गया था। तो वही टीवी जगत से आज एक और दुखद खबर सामने आ रही है। टीवी के धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है। बता दें कि अरविंद त्रिवेदी काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने 82 की उम्र में अंतिम सांस ली है। रिपोर्ट्स की माने तो बीती रात दिल का दौरा पड़ने से अरविंद त्रिवेदी का निधन हुआ है। एक्टर के भतीजे कौस्तुभ त्रिवेदी ने उनके मौत की पुष्टि की है। अरविंद त्रिवेदी के निधन की खबर आने के बाद ही टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। इससे पहले मई महीने में एक्टर के निधन की अफवाह सामने आई थी। उस वक्त सुनील लहरी ने इन खबरों को गलत करार किया था। सुनील ने एक पोस्ट में लिखा था कि आजकल कोई ना कोई बुरी खबर सुनने को मिलती है, कोरोना की वजह से ऊपर से अरविंद त्रिवेदी की झूठी खबर। मेरी प्रार्थना है कि झूठी अफवाह फैलाने वालों से कृपा करके इस तरह की खबर ना फैलाएं। भगवान की दया से अरविंद जी ठीक है और प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें स्वस्थ रखे। लेकिन इस बार उन्हें जीवन ने धोखा दे दिया और इस बार अरविंद त्रिवेदी जी की मौत हो गई। वहीं ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को राहत नहीं मिली है। मुंबई की कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आर्यन समेत 2 और लोग 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में ही रहेंगे। एनसीबी ने सभी लोगों के लिए 9 दिन की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की हिरासत मंजूर की है। इससे पहले नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लंबी पूछताछ के बाद आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को रविवार शाम गिरफ्तार कर लिया था। रविवार शाम को 7 बजे तीनों का मेडिकल टेस्ट भी कराया गया और टेस्ट के बाद सभी को हॉलीडे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने तीनों को 1 दिन में एनसीबी कस्टडी में भेज दिया था। कई दिनों की उमस भरी गर्मी के बाद कुछ देर पहले दिल्ली एनसीआर में मौसम ने फिर से करवट ली है। पूर्वी दिल्ली सहित कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। एनसीआर में भी काले बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। कुछ देर पहले ही मौसम विभाग ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि अगले 2 घंटों में दिल्ली के तमाम इलाकों में बारिश होगी। आईएमडी वेदर के अनुसार वेस्ट दिल्ली, सेंटर दिल्ली, नई दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली में बारिश हो सकती है। आईएमडी वेदर के मुताबिक नरेला, बवाना, अलीपुर, अक्षरधाम सहित लोधी रोड और सफदरगंज में भी बारिश हो सकती है।
तो वहीं पिछले सप्ताह हाई कोर्ट से शर्तों के साथ घर घर राशन योजना को हरी झंडी मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने 6 महीने के बाद दिल्ली में होने वाले निगम चुनाव से पहले इसे लागू करने के लिए जोर शोर से तैयारी करना शुरू कर दिया है। अब हाई कोर्ट के आदेश का ढाल लेकर दिल्ली सरकार ने फिर से मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास घर घर राशन योजना की मंजूरी के लिए भेज दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि हाईकोर्ट ने योजना को लागू करने की अनुमति भी दे दी है। अब उपराज्यपाल महोदय भी दिल्ली कैबिनेट के पूर्व के निर्णय को लागू करने की मंजूरी दे दें, जिससे दिल्ली की जनता को घर घर राशन योजना को लागू किया जा सके। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मशहूर शेयर बाजार निवेशक राकेश झुनझुनवाला से मुलाकात की और उनसे मुलाकात की एक तस्वीर भी शेयर की गई है। उन्होंने झुनझुनवाला के बारे में कहा कि वह भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर काफी आशावादी हैं। मोदी ने ट्वीट किया है कि वन एंड ओनली राकेश झुनझुनवाला से मिलकर खुशी हुई, जीवंत, उत्कृष्टिपूर्ण और भारत को लेकर बेहद आशावादी हूं। बता दें कि राकेश झुनझुनवाला शेयर बाजार में दिग्गज निवेशक की हैसियत रखते हैं। उनकी अपनी कंपनी है रेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड। अभी हाल ही में अपनी कंपनी ने खुले बाजार में सौदे में जी इंटरनेशनल एंटरप्राइजेज के 225 करोड़ रुपए के शेयर की खरीदारी की थी। रेयर एंटरप्राइजेज ने थोक सौदों में 220.44 रुपए प्रति शेयर के दाम पर 50 लाख शेयर खरीदे थे। रेयर एंटरप्राइजेस के शेयर सौदों का मूल्य 110.22 करोड़ रुपए था। इसके तरफ बता दें कि पीएम मोदी ने कल क्यूएस कॉकरेली साइमंड्स लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक नुंजियो कारकेरिल के साथ भी एक सार्थक बैठक की है। मोदी ने कहा कि उन्होंने शिक्षा क्षेत्र से संबंधित पहलुओं के बारे में विस्तार से बातचीत की है। तो लंबे समय से बीजेपी के नेता और त्रिपुरा के सूरमा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रहे आशीष दास ने मंगलवार को राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के कुकर्मों के लिए पश्चाताप में अपना सिर मुंडवा लिया और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के नजदीक स्थित कोलकाता के प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर में जाकर यज्ञ किया है। उन्होंने पार्टी छोड़ने की भी घोषणा की है। उन्होंने त्रिपुरा की सत्ताधारी बीजेपी पर राज्य में राजनीतिक अराजकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और कहा है कि राज्यवासी राज्य सरकार के कामकाज और प्रदर्शन से नाखुश हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। आशीष दास पिछले 2 साल से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव के घोर आलोचक रहे हैं। उन्होंने पहले भी ममता बनर्जी की तारीफ की थी और कहा था कि वह प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा योग्य है और ऐसी अटकलें हैं कि दास जल्द ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे, जिसकी नजर त्रिपुरा चुनाव पर है। 2023 की शुरुआत में त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो क्लीन फरीदाबाद, ग्रीन फरीदाबाद के लिए प्रशासन ने अच्छी पहल की है। अब हर बुधवार को अधिकारी व कर्मचारी साइकिलों से या पैदल कार्यालय पर पहुंचेंगे। इसके अलावा महीने में एक छुट्टी के दिन प्रशासनिक अधिकारी सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ पौधों की छटाई, निराई, गुड़ाई कर उन्हें पानी देकर स्वच्छ पर्यावरण संरक्षण के लिए भागीदारी निभाएंगे। इसके अलावा महीने में आधा दिन कार्यालयों में रखी फाइलों तथा अन्य साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाएगा। डीसी जितेंद्र यादव ने कहा कि वे और उनके सभी अधिकारी अपने घर से कार्यालय तक साइकिल से हर बुधवार को आएंगे। इसके लिए प्रशासन की ओर से साइकिल की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। लघु सचिवालय में बुधवार को वाहनों की एंट्री पर पाबंदी रहेगी। डीसी ने उक्त निर्देश मंगलवार को लघु सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर बुधवार की ये मुहिम फरीदाबाद को ग्रीन फरीदाबाद, क्लीन फरीदाबाद बनाने के लिए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की भागीदारी के लिए सुनिश्चित की गई है। फिलहाल बुलेटिन में और भी खासी खबरें हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। इरादा बदल गया पार्टनर, अब ये मेरा। इरादे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तू नहीं समझेगा।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बता दें कि केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में मंगलवार को एडवांस ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया है। इस अवसर पर ऐप लॉन्च करने के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में पिछले साल 13 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे, इस बार 150 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। ग्रीन वॉर रूम के लिए 21 सदस्यीय टीम बनाई गई है। पूरे विंटर सेशन में टीम 24 घंटे 7 दिन काम करेगी। ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से दिल्ली का कोई भी नागरिक प्रदूषण संबंधी शिकायत ग्रीन वॉर रूम तक पहुंचा सकता है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल ऐप के माध्यम से 27,000 शिकायतें आई थी, जिनमें से 23,000 से ज्यादा शिकायतें दूर की गई थी। पिछले कुछ दिनों से चीन से बिजली संकट को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। चीन में बिजली संकट के चलते दुनिया भर के लिए वहां से होने वाला उत्पादन और सप्लाई प्रभावित हुआ है। दूसरे देशों की कई कंपनियां भी बता रही हैं कि उनका कामकाज बिजली की वजह से प्रभावित हुआ है। कंपनियां एक या 2 घंटे पहले कहा जा रहा है कि उन्हें काम बंद करने की जरूरत है। चीन में दर्जनों कोयला बिजली संयंत्रों के उत्पादन में गिरावट के कारण बिजली कटौती ने उद्योगों को खासी प्रभावित किया है। इससे विनिर्माण क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बिजली कटौती के कारण व्यापार को तो नुकसान हुआ ही है, साथ ही ऑर्डर भी रद्द कर दिए गए और कच्चे माल का भी नुकसान हुआ है। लेकिन भारत भी ऐसी समस्या से लगातार जूझ रहा है। देश में कोयले की सप्लाई में गिरावट के चलते देश एक बिजली संकट के मुहाने पर बैठा है। देश में कोयले का उत्पादन और सप्लाई ऐसे ठप हुई है कि अगर चीजें जल्द ही ठीक नहीं हुई और नहीं सुधरी तो कुछ ही वक्त में भारत भी चीन की तरह कटौतियां करने पर मजबूर हो सकता है। आपको बता दें कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर जो असर होगा वो होगा ही, लेकिन देश में जो कोयला संकट है वो बढ़ता ही जा रहा है और खानों से दूर स्थित नॉन पिटहेड 64 बिजली संयंत्रों के पास 4 दिन से भी ज्यादा कम का कोयला भंडार बचा हुआ है। तो वहीं दिल्ली में कोरोना टीकाकरण खत्म होने के लिए सरकार को अभी करीब 1.50 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। इनमें से 1 करोड़ डोज उन लोगों को लगेगी जिनको दूसरी खुराक लेनी है, जबकि 50 लाख लोगों को दोनों डोजें देनी है। दूसरी तरफ अभी तक राजधानी में 1.84 करोड़ से अधिक टीकाकरण हो चुका है। इसका खुलासा दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी को जितना जल्दी वैक्सीन मिल जाएगी उतनी ही तेजी से यह लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। अगले 3 महीने में अगर 50-50 लाख वैक्सीन मिल जाए तो दिसंबर तक वैक्सीन की दोनों खुराक का टीकाकरण भी पूरा हो सकता है। दिल्ली के पास इस समय एक दिन में 3 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन देने की क्षमता है। अगर 2 खुराक के बीच 3 माह के अंदर का समय भी नियम भी ले ले तो हमारा टीकाकरण लगभग पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति है कि टीकाकरण इस साल पूरा होता दिखाई ही नहीं दे रहा। तो पुराने वाहनों को लंबे समय तक चलाना अब महंगा पड़ेगा। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि दरअसल सरकार ने नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी के नियम अधिसूचित कर दिए हैं। इसके तहत पुराने वाहनों का नवीनीकरण कराने पर 5,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी पड़ सकती है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि अप्रैल 2022 से 15 साल से पुराने वाहनों का दोबारा पंजीकरण कराने पर वाहन मालिकों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। यह नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन की फीस के मुकाबले 8 गुना ज्यादा महंगा होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार 15 साल पुरानी कार की लाइसेंस के रिन्यूअल फीस जो है वो 5,000 रुपए तय की गई है, जबकि नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस 600 रुपए के करीब होती है। मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन को नवीनीकरण कराने की फीस 1,000 रुपए होगी और नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फीस 300 रुपए ही है। पुराने व्यावसायिक वाहनों को भी चलाने पर आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। तो पेट्रोल डीजल के दामों में बुधवार यानी 6 अक्टूबर 2021 को फिर से बढ़ोतरी देखी गई। आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दामों में 30 पैसे और डीजल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी पेट्रोल 100 के पार चला गया है। 24 सितंबर से एक बार फिर से फ्यूल प्राइस में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई थी। आज की बढ़ोतरी के बाद देश में डीजल की कीमतों में 2.80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। एक हफ्ते में पेट्रोल के दाम 1.80 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि के साथ बिक रहा है। तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और इसमें राहत की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। अभी सोमवार को ही एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि भारत के पास मूल्य बढ़ाने से बचने के कोई विकल्प ही नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में लगातार हो रही इस बढ़ोतरी के कारण तेल कंपनियां उपभोक्ताओं पर उसका बोझ डालने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। तो देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कुल 18,833 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 3,38,53,हजार
78 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 278 लोगों की कोविड के चलते मौत भी हो गई है। देश में कोविड के 4,39,538 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 2,46,678 दर्ज की गई है, जो मार्च में 2020 में सबसे कम है। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 1% ही कम है। फिलहाल यह 0.73% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। देश में फिलहाल रिकवरी रेट की बात करें तो 97.74% दर्ज की गई है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 24,770 मरीज कोविड महामारी से स्वस्थ भी हुए हैं और अब तक देश भर में कुल 3,31,45,656 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। वहीं राजधानी की सड़कें लंदन, न्यूयॉर्क, सियोल, सिंगापुर, बोगोटा आदि विश्व स्तरीय शहरों जैसी बनेंगी। दिल्ली सरकार ने 540 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों को सर्वोत्तम वैश्विक कार्य प्रणाली के अनुसार नए सिरे से डिजाइन करने की तैयारी की है। सड़कें सुरक्षित, टिकाऊ, पैदल चलने वालों के लिए अनुकूल बनाई जाएंगी। सड़कें विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए सुलभ होंगी और सड़कों को नए सिरे से बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने दुनिया भर के विशेषज्ञों से समर्थन मांगा है। डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन यानी DDC ने WRI इंडिया को सहयोग से राजधानी की सड़कों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए मंगलवार को दिल्ली की सड़क को बदलना विषय पर एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है। वर्चुअल कार्यशाला का उद्देश्य जो है वो सड़कों के डिजाइन और विकास में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया को समझना है। कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन, DDC के उपाध्यक्ष जसमीन शाह, WRI इंडिया के CEO डॉक्टर OP अग्रवाल आदि लोग शामिल हैं। कार्यशाला में लंदन, न्यूयॉर्क, सियोल, सिंगापुर, बोगोटा शहर में शहर निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने अपने शहरों की सड़कों में आए हुए बदलाव के अनुभव भी साझा किए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे के न्यूज नेशनल। नमस्कार। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जल्पा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचारों से पहले कुछ हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के हरदा जिले के हंडिया तहसील के पवन कुमार से बात की। पवन ने प्रधानमंत्री को बताया, मेरे घर में 6 सदस्य हैं, मैंने 8वीं तक पढ़ाई की है। पीएम मोदी ने उनसे पूछा, आपको प्रॉपर्टी का कार्ड मिला है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के आरोप, आशीष मिश्र की जल्द